नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ 14 फरवरी 2024 के पेपर को देख रहे हैं। इसमें हम GS1 को सबसे पहले देखेंगे। अभी तक हम 70 क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहले में है नृत्य डांस, दूसरे में है स्टेट राज्य। तो सबसे पहला क्या है? भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया असम का है और कथक उत्तर प्रदेश का है। इसका आंसर डी सही है। A1 B3 C4 D2। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए और मिलान कर लीजिए। अगला है भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। तो भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? A voltage of 15 volt is applied across a color-coded carbon register with first, second and third rings of brown, green and black colors. What is the current flowing through the register? आंसर सी है 1 एम्पियर। भूरे रंग के लिए प्रतिरोधक कोड 1, हरे रंग के लिए प्रतिरोधक कोड 5, काले रंग के लिए प्रतिरोधक कोड 10 की घाते 0। अतः प्रतिरोध 1 गुणे 10 प्लस 5 इंटू 10 टू पावर 0, 10 प्लस 5 गुणे 1, प्रतिरोध कितना होगा? 15 ओम का। अतः धारा वोल्टेज बटे प्रतिरोध 15 बटे 15 बराबर 1 एम्पियर। निम्न युग्मों से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सहित सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर्टिकल प्रोविजन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका आंसर ए सही है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये प्रोविज़न सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143। आर्टिकल 132 अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 132 अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। तो इसके अनुसार अन्य सभी जितने भी अनुच्छेद हैं वो सही हैं, जो पहला है वो गलत है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इसमें कोल बेस्ड पावर प्लांट है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र। दूसरा है राज्य में अवस्थिति, लोकेटेड इन स्टेट। तो पहला है कहलगांव। कहलगांव कहाँ पर है? बिहार राज्य में है, तो ए का 2 है। दूसरा है खरगोन। खरगोन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है खरगोन। तीसरा क्या है? कोरबा। कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो कोरबा सी का 4 हो जाएगा। और डी का क्या बचा? कर्नाटक। तो कुडगी कहाँ पर है? कर्नाटका में है, तो आंसर इसका डी है A2B1C4D3। इसको यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं। कहलगांव बिहार, खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, कुडगी कर्नाटक। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड मोजाम्बिक। यह जाम्बिजी नदी पर स्थित है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द
ज़ैम्बेज़ी रिवर। आपको सही उत्तर बताना है। इसका आंसर सी है, तो केवल दो सही है। ज़ाम्बेज़ी नदी पर है ये। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर आता है और ज़ाम्बेज़ी नदी पर स्थित है, ना कि मोज़ाम्बिक। तो मोज़ाम्बिक गलत होगा, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। तो इसके आगे देखते हैं। इसे दैट थंडर्स द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला है निम्नलिखित अधिनियमों के उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन their chronological order and select the correct answer from the code given below। पहला है लेक्स लोकी अधिनियम, लेक्स लोकी एक्ट। दूसरा है बंगाल टेनेंसी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट। तीसरा आयु की सहमति अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। चौथा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। इसका आंसर डी सही है। 1 2 3 4 यानी ऊपर से नीचे तक सारे सही हैं। लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में धर्मांतरित व्यक्ति के पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा के लिए था। तो लोग जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनकी पैतृक संपत्ति है, तो उसके अधिकार की रक्षा करने के लिए कि ऐसा ना हो कि कन्वर्ट हो गए तो उनको संपत्ति पे अधिकार ना मिले, तो उसकी रक्षा के लिए ये लाया गया लेक्स लोकी अधिनियम। दूसरा है बंगाल टेनेंसी अधिनियम, 1885 बंगाल सरकार का अधिनियम था जिसने व्यापक किसान विद्रोह के जवाब में ज़मींदारों और उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया था। तीसरा है आयु की सहमति अधिनियम, 1891 में पारित हुआ था। चौथा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए 1904 में पेश किया गया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक और कारण आर। कथन ए और कारण आर। ए में कहा गया है असर्शन में दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। कारण आर है दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि वे भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। गिवन बिलो there are two statements in which one is labeled as assertion A and another is reason R. Assertion A: the struggles in South Africa prepared Gandhiji to lead the national movement. Reason R: seeing the militancy of Indians in South Africa, Gandhiji was convinced that the Indian people would be ready for militant struggle and sacrifice for the cause. आपको इसमें से आंसर सेलेक्ट करना है। सी है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें असर्शन सही है, रीज़न आर गलत है। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने स्वयं की खोज की थी। तो गांधी जी को अपने गांधी होने का पता दक्षिण अफ्रीका में ही पता चला और वह एक शर्मीले और डरपोक युवा से एक सफल संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के बाद ही उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों के नेतृत्व के लिए खुद को तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विविध पृष्ठभूमि से आए थे। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने सत्याग्रह का पालन करके अंग्रेज़ों के विभिन्न नस्लवादी कानूनों को बदलवाया। उनकी प्रवृत्ति पूरी तरीके से अहिंसात्मक थी। उनमें हिंसा, आक्रामकता इत्यादि का भाव था। अतः कारण आर गलत है। अंग्रेजी के प्रश्न में मिलिटेंसी का प्रयोग इस कथन को गलत साबित करता है। निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? तो नहीं हमें बताना कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर नॉट लोकेटेड और सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान? तो इसका आंसर सी है, दूसरा और चौथा। तो फरगना और समरकंद नहीं है, गजनी और कांधार हैं। गजनी और कांधार अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि फरगना और समरकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो अभी इस एससीओ की जो मीटिंग हुई थी तो वो समरकंद में ही हुई थी, उज्बेकिस्तान में। और फरगना और समरकंद ये बाबर से रिलेटेड है।
नीचे दिए गए दो कथन, एक है अभिकथन ए, दूसरा है कारण आर। अभिकथन ए क्या कहता है? विश्वतीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है। कारण आर, विश्वतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है। Given below there are two statements in which one is labeled as assertion A and another is reason R. Assertion A, the equatorial forest biome is the biome with the densest and highest biomass. Reason R, there is high rainfall and high temperature throughout the year in the equatorial forest region. Select the correct answer using the code given below. Code है सी, इसका आंसर सी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। विश्वतीय क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति बायोम पाए जाते हैं। यह बायोम सबसे सघन, घने और सर्वाधिक जैव भार वाले बायोम है। स्थलीय बायोमों में इसकी जैव विविधता तथा प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। ये आपका क्वेश्चन 80 है, मैथमेटिक्स का है। ए बटे एच प्लस वाई बटे बी इज इक्वल टू 1, बी बटे वाई प्लस जेड बटे सी इज इक्वल टू 1। तो एच बटे ए प्लस सी बटे जेड बराबर किसके होगा? तो इसका आंसर एक सही है, बी। तो बी में आंसर एक दिया गया है। तो ये इक्वेशन है ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, ए अपॉन एच इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन बी माइनस वाई अपॉन बी, एच अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी माइनस वाई, बी अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन वाई, वाई माइनस बी अपॉन वाई, सी अपॉन जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई माइनस बी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन बी माइनस वाई। एक दो को जोड़ दिया, पहली इक्वेशन एच अपॉन ए प्लस सी अपॉन जेड, इन दोनों को जोड़ करके हमने देखा बी अपॉन बी माइनस वाई प्लस माइनस वाई अपॉन बी माइनस वाई। तो बी माइनस वाई अपॉन बी माइनस वाई आपको मिलेगा ऊपर और नीचे, जिसका मतलब एक होता है। अगला है वाई का एक्स परसेंट किसके वाई परसेंट के बराबर होगा? एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ, इसका ए आंसर है एक्स होगा। तो y इंटू एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू ए इंटू वाई परसेंटेज। तो y इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू ए इंटू वाई अपॉन 100, वाई अपॉन 100 दोनों तरफ से कैंसिल, ए इज इक्वल टू एक्स। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑस्मोसिस। इफ द सेमी परमिएबल membrane is placed between the solvent and solution, the solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent to the solution. The process of flow of solvent is called as reverse osmosis. इसका सी है, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। तो पहला सही है, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है, ना कि प्रतिलोम परासरण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से है। आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। ITC means the credit of input tax on the supplies of goods and services or both received by a registered person. Eligibility of ITC which may be as under taxable supply, non-taxable supply, zero rated supply. आंसर डी केवल एक सही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का अर्थ है किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर किए गए टैक्स का भुगतान।
इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता के तहत सिर्फ कर योग्य आपूर्ति ही शामिल होती है, न कि गैर कर योग्य आपूर्ति तथा शून्य रेटेड आपूर्ति। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में आपको बताना है। द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द वेरियस पासेस कॉल्ड घाट्स इन द वेस्टर्न घाट इज आंसर ए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण जो दर्रों का सही क्रम है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित पाल घाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलमार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है जो कर्जत और खंडाला के बीच स्थित है। कर्जत और खंडाला के बीच में भोर घाट दर्रा है। भोर घाट दर्रा कहाँ पर है? कर्जत और खंडाला के बीच में। यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगावी, चेन्नई रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पाल घाट दर्रा को पलक्कड़ या पलक्काड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल तमिलनाडु सीमा के पास स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोड के लिए रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं। अगला है नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। तो असर्शन ए में कहा गया है, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। कारण आर, शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार। गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स इन विच वन इज लेबल्ड एज assertion A and another is the reason R. Assertion A, a condition is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract. Reason R, a breach of condition gives a right to claim damages and not a right to repudiate the contract. Select the correct answer using the code given below. इसका सही कोड क्या होगा? आंसर डी, ए सत्य है और आर असत्य है। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए एक शर्त आवश्यक है। शर्त का उल्लंघन अनुबंध को अस्वीकृत करने का अधिकार देता है, तो इसलिए ए सही है, आर गलत है। शर्त का जो उल्लंघन है अनुबंध को अस्वीकृत करने का अधिकार देता है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, असत्य बताना है आपको। रिगार्डिंग द पंजाब मर्जर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका सी गलत है। दलीप सिंह को 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दी गई। दिलीप सिंह वॉज गिवन एन एनुअल पेंशन ऑफ 2,50,000। तो इसका ए जो सही है वो देख लेते हैं, ए और बी। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। On 29th March 1849, the Governor General announced that the state of Punjab had come to an end. महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। All the territories of महाराजा दिलीप सिंह became part of the Indian British Empire. लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड लगभग 4 से 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका। फुतुह उस सलातीन अब्दुल मलिक इसामी इनके द्वारा लिखी गई है। दूसरा है फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तारीख ए फिरोज शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। और खज़ैन उल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा। इसका डी आंसर सही है, A2 B1 C4 D3। आप इसको यहाँ से अब मिला सकते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्कंद आवर्त मर्केंडाइज टर्नओवर, चालू संपत्ति करंट एसेट बटे चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज़। बी है चालू अनुपात करंट रेशियो तरल संपत्ति लिक्विड एसेट बटे चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज़।
तीसरा है अम्ल परख अनुपात, एसिड टेस्ट रेशियो, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे कुल संपत्ति, टोटल एसेट्स। चौथा है सकल विनियोजित पूंजी, बेची गई वस्तु की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे औसत स्कंध, एवरेज स्टॉक। सकल विनियोजित पूंजी, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेची हुई या बेची गई वस्तु की लागत बटे एवरेज स्टॉक, औसत स्कंध। इसका आंसर बी सही है, A4 B1 C2 D3। इसको देख लेते हैं। स्कंद आवट मर्केंटाइज टर्नओवर, बेची गई वस्तु की लागत बटे औसत स्कंद होता है। चालू अनुपात करंट रेशियो, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व होता है। अम्ल परख अनुपात, एसिड टेस्ट रेशियो, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व होता है। सकल विनियोजित पूंजी, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ बटे कुल संपत्ति होता है। रूस में कुज़बास क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही है बताना है। यह क्षेत्र कोयला और लौह में समृद्ध है। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। विद रेफरेंस टू द कुज़बास रीजन इन रशिया, which one of the following statements are correct? First is, this region is rich in coal and iron ore. Second is, Novosibirsk is an important industrial center of this region. Answer C is correct, 1 and 2 both. रूस में कुज़बास क्षेत्र मुख्य रूप से कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ से कोयला के साथ लौह अयस्क, बहुतात्विक अयस्कों, सोना, मैंगनीज आदि खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है, माइनिंग की जाती है। केमेरोवो क्षेत्र कुज़बास पश्चिमी साइबेरिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह क्षेत्र खाक्सिया और अल्ताई गणराज्यों, अल्ताई और क्रास्नोयार्स्क क्षेत्रों और टामस्क और नोवोसिबिर्स्क क्षेत्रों की सीमा पर है। अतः इस कुज़बास क्षेत्र के कारण नोवोसिबिर्स्क औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्वर्ण पदक विजेता, गोल्ड मेडलिस्ट और खेल गेम। अन्नू रानी किससे रिलेटेड है? अन्नू रानी है भाला फेंक, जैवलिन थ्रो से रिलेटेड। पारुल चौधरी किससे रिलेटेड है? पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की रेस की थी, पारुल चौधरी। तजिंदर पाल सिंह तूर, ये किससे रिलेटेड है? तजिंदर पाल सिंह तूर डिस्कस थ्रो से, शॉर्ट पुट से। और चौथा है पलक गुलिया है 10 मीटर एयर पिस्टल से रिलेटेड, 10 मीटर एयर पिस्टल से। अन्नू रानी को गोल्ड मेडल मिला भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में। पारुल चौधरी को 5000 मीटर स्टीपल चेज में। तजिंदर पाल सिंह तूर को गोला फेंक में। पलक गुलिया को 10 मीटर एयर पिस्टल में। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड मेगापोलिस? ये जीन गॉटमेंट ने किया। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेंच भूगोलवेत्ता जीन गॉटमेंट द्वारा 1961 में अपनी पुस्तक मेगालोपोलिस द अर्बनाइज्ड नॉर्थ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया था। उन्होंने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी समुद्री तट के बड़े शहरों हेतु प्रयोग किया था। प्रश्न में मेगापोलिस के स्थान पर मेगापोलिस होना चाहिए, मेगालपोलिस होना चाहिए। मेगापोलिस के स्थान पर मेगालपोलिस होना चाहिए। ठोसों के आंतरिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विद रेफरेंस टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्टील। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अवरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शीयर मॉड्यूलस। केवल 2 सही है, तो इसका आंसर ए होगा।
जब बल आरोपित करने से वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसको हम यंग कॉफिशिएंट, यंग प्रत्यास्था कहते हैं। स्टील का यंग गुणांक रबड़ की तुलना में अधिक होता है, इसलिए रबड़ की अपेक्षा में स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में कथन बताना है आपको। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ लिखी थी इन्होंने, जिससे वंदे मातरम लिया गया है। He was the first graduate of Calcutta University. सीताराम was his last novel. सही आंसर बताना है, इसमें दोनों ही सही हैं। जादूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अंतिम उपन्यास था। सूची 1 को 2 से मिलाना है। उत्पाद प्रोडक्ट है और जिला डिस्ट्रिक्ट है। काला नमक चावल कहाँ का है? तो काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर का है। देशी घी कहाँ का है? तो ए का 3 है काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर। इसका डी आंसर A3B4, तो देसी घी औरैया का है। C1। आंवला कहाँ का है? आंवला है प्रतापगढ़ का। और केला फाइबर, बनाना फाइबर है कुशीनगर का। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, देसी घी औरैया, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर, ये सारी फेमस जगह हैं, फेमस चीज़ें हैं जो आपको इस डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं। तो काला नमक जो राइस है अपनी सुगंध और अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत फेमस है। निम्नलिखित यज्ञों दर्शनीय स्थल और उत्तर प्रदेश के ज़िले में से कौन सा एक सही सुमेलित है? Which one of the following pairs visited or visitable places and district of Uttar Pradesh is correctly matched? बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर, बावनी इमली शहीद मेमोरियल फतेहपुर। दूसरा है समसपुर पक्षी विहार अमेठी, समसपुर बर्ड सेंचुरी अमेठी। तीसरा है देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती, देवी पाटन टेम्पल श्रावस्ती। चौथा है चीनी मंदिर महोबा, चाइनीज टेम्पल महोबा। तो इसका ए आंसर है, तो ए सही है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, ना कि अमेठी में। चीनी मंदिर श्रावस्ती में है, ना कि महोबा में। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है, ना कि श्रावस्ती में। और बावन इमली शहीद स्थल फतेहपुर में ही है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एमपीडा की स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। विद रेफरेंस टू द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एमपीडा, which of the following statements are correct? एमपीडा was established in 1972. It is headquartered in Calcutta और कोलकाता। पहला सही है, इसमें केवल एक। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीईडा की स्थापना वर्ष 1972 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई। इससे पूर्व सितंबर 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद 24 अगस्त 1972 को एमपीडा में मिल गया। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। कोलकाता में इसका एक प्रादेशिक डिवीज़न रीजनल डिवीज़न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बैंक्स है और उसका स्थापना वर्ष है। तो इसका सी आंसर सही है। पहले का 3 है इलाहाबाद बैंक 1865 में बना। पंजाब नेशनल बैंक बी का 4 है 1894 में बना। अवध कॉमर्शियल बैंक सी का 2 है 1881 में बना। और द अलायंस बैंक ऑफ शिमला ये 1874 में बना। तो डी का 1 है। इलाहाबाद बैंक 1865, पंजाब नेशनल बैंक 1894, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 और द अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874। वर्तमान में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। पहला है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन।
दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना, तीसरा है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, चौथा है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना। कंसिडर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ कोल इन रानीगंज। Second is establishment of Coal India Limited CIL. Third is nationalization of coal mines. Fourth is establishment of National Coal Development Corporation NCDC. Select the correct answer using the code given below. Code है इसका C 1432। तो भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत 1774 ईस्वी में दामोदर के तट पर स्थित रानीगंज कोलफील्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसर्स सामूनेर और हीटली द्वारा किया गया था। वर्ष 1956 में भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना हुई। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया। पहले कोक कर कोयला खानों का वर्ष 1971-72 में और उसके बाद 1973 में अकोक कर कोयला खानों का। कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के बनने से 1 मई 1973 को सभी खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड 1 मई की 5 जनवरी है, 1/5/1973 देख लेते हैं। 1/5/1973 को सभी खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड CIL राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी नवंबर 1975 में अस्तित्व में आई। तो इसका सही क्रम है 1432। तो पहला है सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल इन रानीगंज, फिर है चौथा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC, फिर है तीसरा नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस, फिर है दूसरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड CIL। अगला बताना है 3, 8, 13, 24, 41, 70, इसमें से लुप्त संख्या बतानी है। तो लुप्त संख्या 117 है। 13 जो बना है 3, 8, 3, 8 को जोड़कर उसमें +2 कर दिया। 24 बना है 13, 8 को जोड़कर उसमें +3 कर दिया। फिर 41 बना है 24 + 13 +4 कर दिया। फिर 70 बना है 41 में 24 जोड़ दिया, फिर +5 कर दिया। फिर इसके बाद जो आपका 117 आ रहा है वो 70 + 41 + 6 करा, तो लुप्त संख्या 117 आई। तो इसका पैटर्न है nवां पद = n-1वां पद + n-2वां पद + n-1। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको सही बताना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। तो इसका डी है, दोनों ही गलत है। एज हैज़ बीन डिटरमाइंड इन प्री प्राइमरी एजुकेशन एज 3 to 5 years. Age has been determined in primary education as 6 to 11 years. नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में परिवर्तित करके 5 + 3 + 3 + 4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया गया है। इसके तहत फाउंडेशनल स्टेज को 2 भागों में विभक्त किया गया है, आंगनवाड़ी और पूर्व प्राथमिकी की 3 वर्ष और कक्षा 1, 2 और 2 वर्ष तक 3 से 8 के बच्चों के लिए निर्धारित है। तो आंगनवाड़ी और पूर्व प्राथमिकी शुरू के 3 साल है, फिर कक्षा 1, 2 ये 2 साल है, फिर 3 से 8 वर्षों तक के बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें निर्धारित है। अब 8 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए प्रिपरेटरी स्टेज प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए है, जो 8 से 11 वर्ष तक निर्धारित है। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? सी है इसका श्रीनाथ जी यानी कृष्ण भगवान। पिछवाई चित्रकला श्रीनाथ जी या कृष्ण जी से संबंधित है। पिछवाई शब्द का अर्थ है पीछे वाली। कपड़े पर बनाए जाने वाले पिछवाई चित्र बड़े आकार के होते हैं। पूर्ण रूप से श्रीनाथ जी को समर्पित होने के कारण श्री कृष्ण की लीलाओं के जीवन चरित्र की जानकारी देते इन चित्रकलाओं को
मुख्य मूर्ति के पीछे दीवार पर लगाया जाता है। ये चित्रकलाएं मुख्य रूप से राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित नाथ द्वार के श्रीनाथ जी मंदिर में प्रदर्शित की गई हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? द सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ध्यातव्य है कि यह अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 से संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको नीचे दिए गए कूट के उपयोग करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। इसका ए आंसर सही है। सबसे पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, फर्स्ट फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। फिर उसके बाद तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। तीसरा है, दूसरा आएगा इसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, सेकंड फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। चौथा है, इसमें चौथा ही आएगा, नाबार्ड की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण जुलाई 1969, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना अक्टूबर 1975, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण अप्रैल 1980, नाबार्ड की स्थापना 1982। नीचे दिए गए कथन, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, दो हैं। पहला असर्शन, दूसरा रीज़न। अभिकथन ए, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कथन आर, लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, इसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। असर्शन ए कह रहा है सलाइन सॉइल्स इन इंडिया आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। रीज़न आर, saline soils have high proportion of salt largely because of dry climate and poor drainage. इसका सी है, both A and R true and R correct explanation है ये का। भारत में लवणीय मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात की अधिकता व चूने की अल्पता पाई जाती है, अतः यह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए कथन जो ए है सत्य है। लवणीय मिट्टी में नमक की अधिक मात्रा होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो कारण आर भी सही है। यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था तो कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा? तो उस दिन भी रविवार ही होना चाहिए, तो रविवार संडे ही होगा। इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, व्हाट डे इट बी 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। दिया गया गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था, तो आज का दिन क्या होगा? रविवार प्लस 2 मंगलवार। कल के एक दिन पश्चात मंगलवार प्लस 2 गुरुवार, और कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात गुरुवार प्लस 3 रविवार। तो कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात रविवार होगा। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? आउट ऑफ द 4 given pairs below, how many of the following pairs are correctly matched? तो इसका सी आंसर सही है, 3 है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। तो इसमें सही क्रम देख लेते हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, ना कि देहरादून में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में है। और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये जबलपुर में है, और वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेजेस एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोमोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट स्टेज टू लास्ट। तो इसमें इनकरेक्ट का है, ऊपर सही का है। इसका आंसर देख करके इसको देखते हैं। प्रजनन बीज कहलाते हैं ब्रीडर सीड,
फिर आधारी बीज फाउंडेशनल सीड, फिर है प्रमाणित बीज सर्टिफाइड और सर्टिफिसेड सीड, फिर है केंद्रक बीज न्यूक्लियस सीड। आंसर डी सही है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चौथा है केंद्रक बीज न्यूक्लियस सीड। फिर चौथे के बाद है चौथा, फिर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में आएगा प्रजनन बीज ब्रीडर सीड, फिर है आधारी बीज फाउंडेशन सीड, फिर है प्रमाणित बीज सर्टिफिकेट सीड और सर्टिफाइड सीड। बीज गुणन के प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक का कालानुक्रम। केंद्रक बीज, प्रजनन बीज, आधारी बीज और प्रमाणिक बीज। सूची 1 को 2 से मिलाना है। उत्सव यानी फेस्टिवल और उसका टेरिटरी, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, उसका राज्य बताना है आपको। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। सेंगाई फेस्टिवल कहाँ का है? तो सेंगाई फेस्टिवल हॉर्नबिल नागालैंड का है। सेंगाई। हेमिस देख लेते हैं, हेमिस लद्दाख का है। राजन फ्लेमिंगो कहाँ का है? फ्लेमिंगो मणिपुर का है। और सेंगाई कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। देख लेते हैं, अगर कुछ गलत होगा तो उसको सही कर लेंगे। हॉर्नबिल पर्व नागालैंड का प्रमुख पर्व है। वर्ष 2023 में इसका आयोजन 1 से 10 दिसंबर के मध्य किया गया। मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा संगाई पर्व का आयोजन 21 से 30 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। तो सेंगाई कहाँ का है? ये मणिपुर का है आपका। और फ्लेमिंगो कहाँ का है? फ्लेमिंगो आपका आंध्र प्रदेश का होगा। फिर राजहंस फ्लेमिंगो पर्व आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य क्षेत्र में आयोजित किया गया है या किया जाता है। हेमिस पर्व लद्दाख से संबंधित है। तिब्बती कैलेंडर के चंद्र माह तसेचू के 10वें दिन प्रत्येक वर्ष हेमिस पर्व का आयोजन किया जाता है। यह भारतीय बौद्ध रहस्यवादी गुरु पद्म संभव की जयंती का प्रतीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। सेंगाई कहाँ का है? मणिपुर का। राजहंस पर्व कहाँ का है? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो बहुत बड़ी बर्ड होती है। फिर हेमिस पर्व कहाँ का है? हेमिस आपका फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। अगला है, नीचे दिए दो कथन है, एसर्शन ए और आर रीज़न। एसेशन ए कहता है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1843 एज अ रिजल्ट ऑफ जॉर्ज थॉमसन एफर्ट। कारण आर कहता है जॉर्ज थॉमसन को द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। जॉर्ज थॉमसन वॉज ब्रॉट आउट फ्रॉम इंग्लैंड बाय द्वारकानाथ टैगोर टू ऑर्गेनाइज द पॉलिटिकल मूवमेंट। इसका आंसर सी सही है। तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों के परिणाम थी। यह इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर बंगाल में उदार राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए थे। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या होगा? व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सुल्तान्स ऑफ सैयद डायनेस्टी? इसका सी सही है। सबसे पहले खिज्र खान है, फिर है मुबारक शाह, फिर है मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम खिज्र खान 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण होगा। इफ़ अ क्लॉक गेन्स 4 मिनट्स एवरी आवर, द एंगल्स ट्रेवर्स्ड बाय द सेकंड हैंड in 1 minute will be by the second's hand in 1 minute will be 360 degree, 360.5 degree, 384 degree and उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सी आंसर सही है 384।
तो दिया गया है एक घड़ी प्रत्येक घंटे 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, अर्थात 1 मिनट में 4/60 1/15 मिनट आगे बढ़ जाएगी। 1/15 गुणे 360 24 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में सेकंड की सुई 360 का कोण बनाती है, परंतु घड़ी के 1 घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाने से सेकंड की सुई को 24 डिग्री का कोण अधिक तय करना होगा। तो 24 जोड़ दें 360 में, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण 384 डिग्री। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुरादाबाद इज रिनाउंड फॉर कॉपर वर्क एंड हैज़ कार्व्ड a niche for itself in the handicraft industry throughout the world. मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ इज़ द फर्स्ट SEZ इन नॉर्थ इंडिया डेवलप्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इसका ए आंसर सही है, यानी दोनों सही हैं। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और इसके दुनिया भर में इस शिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है इसने। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। तो दोनों ही सही हैं यहाँ पर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, द परसेंटेज ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन वॉज 31.2%। इसमें कहा गया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो देख लेते हैं इसमें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या 68.9% और नगरीय जनसंख्या 31.1% है। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों में नगरीय जनसंख्या 31.6% थी। तो इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, ना तो 31.1% है, ना ही 31.6% दिया है। नीचे कथन और कारण दिया है। तो असर्शन ए कह रहा है पल्स वेयर इंक्लूडेड इन इंटरक्रॉपिंग विद सीरियल्स एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। अनाजी वाली फसलों के साथ अंतराशयसन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। कारण आर, मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। Pulse with tap root system do not compete for nutrients and moisture with cereals having fibrous root system. नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका आंसर सी सही है, यानी दोनों कथन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशयसन, या इसको कह सकते हैं अंतराशयसन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए ए सही है। मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहन या दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती, क्योंकि मूसला जड़ मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करती है, जबकि रेशेदार जड़ उथली होती है और इतनी गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकती या नहीं करती है। इसलिए आर सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका बी सही है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम यही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत। एक सिलकियारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते, बिजली की खपत कितनी होगी? 15 bulbs of each 200 watt capacity in a Silkiara tunnel are illuminated continuously for 20 hours. The consumption of electricity will be 72 units.
एक बल्ब के जलने में हुई कुल जो खपत होगी विद्युत खपत, वॉट गुणे घंटा बटे 1000, 200 गुणे 24 बटे 1000, 4.8 यूनिट। 15 बल्ब के जलने पर हुई कुल विद्युत खपत 15 गुणे 4.8, दैट इज 72 यूनिट। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम in correct chronological order starting from the earliest to the last activity। पाई मेसन की खोज, डिस्कवरी ऑफ पाई मेसन। न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई ब्रिटिश वैज्ञानिक जे टॉमसन द्वारा। प्रोटॉन की खोज 1886 में हुई जर्मन भौतिकी विज्ञानी गोल्डस्टीन द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई ब्रिटिश वैज्ञानिक जे चैडविक द्वारा। पाई मैसन की खोज 1947 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सेसिल पावेल ने की। तो उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन की H+ के रूप में अवलोकन किया था। तत्पश्चात रदरफोर्ड ने अन्य नाभिक में इसकी पहचान एवं नामकरण किया था। अगर रदरफोर्ड को प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है तो कालक्रमानुसार या कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करने पर सही उत्तर का विकल्प बी होगा 3 4 2 1। अगला है आपको एक सर्किल दिया गया है, उसमें कुछ संख्याएं 3 5 8 13 20। अगली संख्या बताना, इसका सी आंसर 31 होगी। तो 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 11 31। तो ऐसा पैटर्न होगा। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई? लॉर्ड मेयो के। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई, किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई। अगला है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 9 इकोनॉमिक रीजन। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश हैज़ 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। इसका डी सही है, कोई भी सही नहीं है, यानी दोनों गलत है। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, मध्य संभाग और बुंदेलखंड संभाग। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क, मध्य मैदान, बुंदेलखंडी यानी बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। इसलिए दोनों ही गलत हैं यहाँ पर। कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोल। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक से। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। इंडिया हैज़ वास्ट कोल रिजर्व इन द स्टेट्स लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो इसमें दोनों ही सही हैं। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में कोयला के कुल विश्व उत्पादन में लगभग 50% हिस्सेदारी के साथ चीन कोयला और लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद क्रमशः भारत 9.8%, 9.08%, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका USA 5.7%, फिर इंडोनेशिया 7.35%, फिर ऑस्ट्रेलिया 6.08%, फिर रशिया यानी रूस 5.19% इनका स्थान आता है। भारत में कोयले की 3 बृहद भंडारक राज्य घटते क्रम में है। तो 1/4/2021 के अनुसार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है। 1/4 ऑफ द सम ऑफ द ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 14 बट लेस देन 50 इज द स्क्वायर ऑफ। तो इसका डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 14 से बड़े 50 से छोटी विषम संख्या 15 17 19 47 49। 14 से बड़े व 50 से छोटी विषम संख्याओं की संख्या 18।
14 से बड़े व 50 से छोटे विषम संख्याओं का योग 18/2, 18/2 15 + 49 यानी 9 × 64 यानी 576। योग का 1/4 144, 576/4, 144 का वर्गमूल 12। तो 14 से बड़े व 50 से छोटे विषम संख्याओं का योग का 1/4 12 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 2 का दिया है, 24 का दिया है, 4 का दिया है, लेकिन 12 का नहीं दिया। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट विज डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया? तो इसका सी आंसर सही है, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, देन उत्तर प्रदेश। तो केरला का घनत्व उत्तर प्रदेश से ज़्यादा, ये याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों का क्रम निम्न अनुसार है: बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860 और उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। अब आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का मिलान करना है। विटामिन सी, तो विटामिन सी स्कर्वी, फॉलिक एसिड, विटामिन ए है रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी1 है बेरी और विटामिन बी1 वेरी और फॉलिक एसिड है रक्ताल्पता एनीमिया। तो कमी से होने वाले रोग का जो सही मिलान है विटामिन सी स्कर्वी, फॉलिक एसिड रक्ताल्पता, विटामिन ए रतौंधी और विटामिन बी1 बेरी। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023। इसकी मेज़बानी इंदौर शहर ने की थी। इट वाज होस्टेड बाय द इंदौर सिटी। इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो इसका ए सही है, दोनों सही है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 26 से 27 सितंबर 2023 के इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। इस अवसर पर 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता आईसैक 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया। 25 जून 2015 को लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? आंसर डी, राजस्थान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज रिनाउंड फॉर इट्स डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन, जिप्सम, साल्ट एंड जिंक? भारत का राजस्थान राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बिपिन चंद्र पाल? वह ब्रह्म समाज नेता तथा समाज सुधारक थे। ही वॉज अ ब्रह्मो समाज लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर। न्यू इंडिया नामक की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की उन्होंने। अ वीकली मैगजीन नेम्ड न्यू इंडिया वॉज पब्लिश्ड। इसका ए सही, यानी दोनों सत्य हैं। बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज से जुड़े थे, वह समाज सुधारक भी थे। उन्होंने 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, तो इसलिए दोनों सही हैं। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? सी है इसका आंसर। तो A2, B4, C1, D3। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में शुरू किया गया। मुस्कान स्कीम 2021 में, मिशन इंद्रधनुष 2014 में और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। अगला प्रश्न है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बारे में सही कथन चुनिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रुद्रमा एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हर। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। रुद्रमा वॉज फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेऊना शासकों को पराजित किया। शी डिफीटेड पांड्याज ऑफ साउथ तमिलनाडु, ईस्टर्न गंगा रूलर्स ऑफ उड़ीसा एंड सेना रूलर्स ऑफ देवगिरी। तो इसका आंसर सी सही है। प्रोला द्वितीय काकतीय वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे।
रुद्रमा गणपति देव की पुत्री और चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उन्होंने साउथ तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासक और देवगिरी के सिवना शासकों को पराजित किया था। तो दोनों